हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन आरबीएससी में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। हम वन शॉट इसका देखने वाले हैं, नोट्स भी मिलेंगे आपको, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, रिक्त स्थान के प्रश्न, वन लाइनर, बड़े प्रश्न, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, पूरा 6 नंबर का टॉपिक है। अगर आप 6 में से 6 नंबर कवर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं जाए, तो ये वीडियो देख लेना। सिर्फ आपको 10 से 12 मिनट 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एग्जाम से पहले आपको इस चैप्टर को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पूरे 6 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं और जो भी प्रश्न बनेगा वो इस क्लास से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी रूप में इसे समझने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बाकी वाले चैप्टर्स भी समझाए किस तरीके से कहानी आपके दिमाग में सेट हो जाती है, तो इसको भी, इस चैप्टर को भी हम इसी तरीके से कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं। देखो, बात अगर हम करें कि भाई इस कहानी, इस चैप्टर की शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। स्तंभरारी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में हुआ था। इस कहानी कुछ इस प्रकार की है कि भाई अंग्रेजों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से ज्यादा टैक्स चाहिए होता था। उसे केवल, पहले शुरुआती लक्ष्य इसका यही था, टैक्स चाहिए था, उसको पैसा ज्यादा से ज्यादा चाहिए था। तो उसके लिए क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में एक व्यवस्था लागू की गई थी, राजस्व व्यवस्था, जिसका नाम था स्तंभरारी या स्थायी बंदोबस्त। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि स्थायी बंदोबस्त कहां लागू हुआ था? बंगाल में। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? 1793 में। ये क्या था? ये एक राजस्व व्यवस्था थी। दूसरा नियम क्या था इसमें? इसमें जमींदारों के लिए टैक्स की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई थी। पहले से तय कर दिया था कि चाहे आपका जो उपज है वो ज्यादा हो या कम हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस फिक्स ये आपको रकम देनी पड़ेगी। जमींदार अब जमीन के मालिक बन गए थे, लेकिन उन्हें हर हाल में टैक्स अंग्रेजों को देना था। क्या चीजें? 1793 आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त यानी टैक्स जो फिक्स कर दिया था वो आपको याद रखना है। नाम से स्पष्ट है ना, स्थायी बंदोबस्त, यानी इन्होंने अपना बंदोबस्त फिक्स कर लिया था, स्थायी कर लिया था। दूसरी बात, अब जमींदारों का संकट क्या था और सूर्यास्त कानून क्या है, इसको समझना है दोस्तों। शुरुआत में टैक्स बहुत ज्यादा तय किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि जब हमने फिक्स कर दिया तो हम भविष्य में इसे बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही तय कर दिया। और उपज कम थी, इसलिए जमींदार टैक्स नहीं चुका पा रहे थे। तो एक कानून था सूर्यास्त कानून। क्या था सूर्यास्त कानून? यह नियम था कि अगर तय तारीख को, एक फिक्स दिन होता था, जैसे महीने की कोई भी एक तारीख फिक्स कर दी, उस तारीख को सूर्यास्त तक यानी सूरज ढलने तक टैक्स जमा नहीं हुआ तो जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। नीलामी का नाटक क्या होता था? नीलामियों में जमींदार अपने ही नौकर से फर्जी नाम से जमीन वापस खरीद लेते थे, ताकि जमीन जो है वो जमींदार के हाथ में बनी रहे। तो इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी। सूर्यास्त तक टैक्स नहीं तो जमीन नीलाम, और फर्जी जो है वो नीलामियां हुआ करती थी। अब देखो आगे बढ़ेंगे। गांव के असली हीरो दादा कौन थे भाई? जोतदार थे। तो ये पूछा जाएगा जोतदार कौन थे? बंगाल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल के गांवों में धनी किसानों का एक वर्ग बहुत ताकतवर हो गया। कहां पे? गांवों में। किसका? किसानों का एक वर्ग बहुत ही ताकतवर हो गया, जिन्हें जोतदार कहा जाता था। ध्यान रखना, ये जमींदार से अलग हैं। जमींदार जो है वो भूमि के मालिक होते थे, वो शहरों में रहते थे, लेकिन अब गांव में एक ऐसा विशेष वर्ग पनपा जो किसानी से जुड़ा हुआ था। और ताकत क्या थी? ये गांव में ही रहते थे, इसलिए गरीब किसानों पर इनकी गहरी पकड़ थी। ये जमींदार को टैक्स देने से रोकते थे और जमींदारों की नीलामी में उनकी जमीन खुद खरीद लेते थे। तो गांव के धनी किसानों को क्या कहते थे? जोतदार कहते थे। जमींदार से भी ज्यादा ताकतवर ये लोग हो गए थे। नेक्स्ट आगे देखो, अगला है पांचवी रिपोर्ट। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? पांचवी रिपोर्ट है भाई। क्या थी पांचवी रिपोर्ट? 1813 सन आपको याद रखना है। 1813 में ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पूरा प्रशासन, वो कहाँ क्या काम करती है, कैसे करती है, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में पेश होती थी। ये क्रम से पांचवी थी और ये 1813 में पेश की गई थी। यह 1002 पन्नों की रिपोर्ट
रिपोर्ट थी और यह सीरीज की 5वीं रिपोर्ट थी, इसलिए इसका नाम है 5वीं रिपोर्ट। उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन में बैठे लोग कंपनी के भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते थे। इसी रिपोर्ट में जमींदारों के पतन को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया था। 1813 आपको तारीख सन याद रखना है। ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी 5वीं रिपोर्ट और कंपनी के प्रशासन पर 1002 पन्नों की पूरी ये रिपोर्ट थी। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब आपको याद रखना है राजमहल की पहाड़ियां और पहाड़िया लोग। भाई बंगाल से दूर राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। पहाड़ी में रहते थे इसलिए पहाड़िया। ये जंगलों पर निर्भर थे और शिकार और झूम खेती करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती का मतलब होता है किसी जंगल में किसी भूभाग को काटा, पेड़ काटते थे, उनको जलाते थे, खेती करते थे, कुछ समय के बाद उसे छोड़ करके फिर दूसरी भूमि पर खेती करते थे। और कुदाल जो है ना, ये उनका मुख्य औजार था खेती करने का। ये जमीन खुरचने के लिए कुदाल का इस्तेमाल करते थे। जब अंग्रेजों ने जंगल काटने शुरू किए तो इन्होंने कड़ा विरोध किया था, क्योंकि इनके पूरी आजीविका ही जंगलों पर निर्भर रहती थी। तो राजमहल की पहाड़ियां, झूम खेती और कुदाल, ये आपको चीजें यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे भाई पहाड़ियों के बाद में संथालों का आगमन और इनका प्रमुख जो खेती करने का औजार था वो था हल। नई एंट्री 18वीं सदी के अंत में वहां संथाल लोग आ गए। ये हल चलाते थे और जमीन को साफ करके खेती करते थे। अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों को भगाने के लिए संथालों का इस्तेमाल किया था। और दामिन एक को याद रखना, दामिन एक को 1832 में अंग्रेजों ने संथालों को बसाने के लिए एक बहुत बड़े इलाके का सीमांकन कर दिया था, जिसे दामिन ई को कहा जाता है। तो तारीख याद रखनी, 1832 क्या किया था? जमीन का सीमांकन किया था जहां पर संथालों को बसाया गया था, दामिन ई को कहलाता है। और संथाल हल इनका मुख्य औजार था जिसे खेती करते थे। दामिन ई को संथालों को जमीन दी गई थी जिसका सीमांकन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, संथाल विद्रोह। अब 1832 में तो इनको बसाया गया भूमि का सीमांकन करके, लेकिन 1855-56 में एक विद्रोह हो गया भाई। संथालों को जल्द ही समझ में आ गया कि साहूकार, जिन्हें वे दीकू या बाहरी कहते थे, उन पर बहुत भारी कर्ज लाद रहे हैं और अंग्रेज उनकी जमीन छीन रहे हैं। तो क्या हुआ भाई? फिर विद्रोह किया गया। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने 1855 ईस्वी में अंग्रेजों और साहूकारों के खिलाफ एक खूनी विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहते हैं। नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। यह विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। 1855-56 सिद्धू और कान्हू नेतृत्व करता। दीकू कौन थे? बाहरी जो साहूकार थे उन्हें संथाल लोग दीकू कह करके बुलाते थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है फ्रांसिस बुकानन की जासूसी। भाई बुकानन पैसे से एक ब्रिटिश डॉक्टर और सर्वेक्षक था। वह जहां भी जाता वह केवल यह देखता था कि यहाँ के खनिजों और जमीन से अंग्रेजों को क्या फायदा हो सकता है। उसी के जरिए हमें पहाड़ियां और संथालों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। नेक्स्ट यहां से प्रश्न बनेगा कि बुकानन कौन था? तो एक ब्रिटिश डॉक्टर था और इसका उद्देश्य हमेशा व्यापारिक हुआ करता था। तो अब हमने पूरा सारांश समरी पढ़ ली है और बिल्कुल चैप्टर आपके दिमाग में ताजा हो गया है। तो अब हम जल्दी से कर लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आप देखिए कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो भाई 1793। राइट आंसर 1793। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस्तमरारी बंदोबस्त का दूसरा नाम था स्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन देखो, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस था, याद रखना है। और जमींदारों के साथ यह व्यवस्था लागू की गई थी। दामिन ए को का संबंध किससे था? भाई संथालों को भूमि दी गई थी। पहाड़िया लोगों की जमीन का सीमांकन करके 1832 में संथालों को जमीन दी गई थी, तो संथालों से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1813 में पेश की गई थी। क्रम से ये 5वीं थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में इसमें दिया गया था सब कुछ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भाई कान्हू और सिद्धू ने किया था। सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। पहाड़िया लोग अपनी खेती के लिए किस उपकरण का यूज करते थे? भाई कुदाल का उपयोग करते थे। कुदाल का उपयोग करते थे। बंगाल के गांवों में धनिक किसानों के वर्ग को क्या कहा जाता था? जोतदार कहा जाता था। जोतदार याद रखना है। फ्रांसिस बुकानन पैसे से क्या था? एक चिकित्सक था और साथ ही साथ सर्वेक्षक भी था, ध्यान रखना, चिकित्सक और सर्वेक्षक था। नेक्स्ट है, जमींदार का वह अधिकारी जो गांव में लगान टैक्स वसूलने आया करता था वो
अमला कहलाता था दोस्तों, याद रखना अमला कहलाता था। संथाल लोग बाहरी लोगों जैसे साहूकारों को क्या कहते थे? उन्हें दीकू कहते थे, दीकू दीकू कहते थे। नेक्स्ट है, अब रिक्तिस्तान के 10 प्रश्न हम करेंगे। 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दूसरा प्रश्न है, जोतदार यानी जो धनी किसान थे शहरों की बजाय मुख्य रूप से गांवों में ही रहते थे और ये जमींदार से ज्यादा ताकतवर होते थे क्योंकि ये गांव में गरीब किसानों पर इनका पूरा नियंत्रण होता था। नेक्स्ट है, रिक्तिस्तान के तहत कानून के तहत यदि निश्चित तारीख के सूर्यास्त तक टैक्स जमा नहीं होता था तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त नियम जो है वो दोस्तों था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद में भारत के प्रशासन पर 1813 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उसे पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है दोस्तों, याद रखना पांचवी रिपोर्ट। नेक्स्ट है, राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया लोग खेती के लिए उपकरण का इस्तेमाल करते थे, कुदाल का उपयोग करते थे, कुदाल, और संथाल हल का उपयोग करते थे। संथालों ने जंगलों को साफ करने और खेती करने के लिए कुदाल की जगह हल का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1832 में संथालों को बसाने के लिए जो विशाल जमीन दी थी उसे क्या कहा गया? उसे दामिन ई कोह कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था, याद रखना सिद्धू और कानू ने किया था। फ्रांसिस बुकानन जो भारत का सर्वेक्षक था वह भारत आने से पहले पैसे से एक चिकित्सक भी था, डॉक्टर भी था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने संथालों को शांत करने के लिए एक अलग संथाल परगना बनाया था। 1855-56 में जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद इन्होंने संथाल परगना का बनाया था। नेक्स्ट, इस्तमरारी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कृषि से प्राप्त होने वाली राजस्व की रकम को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया था। नेक्स्ट है, सूर्यास्त कानून क्या था? वन लाइनर प्रश्न है। यदि जमींदार तय तारीख के सूर्यास्त तक अपना टैक्स नहीं चुकाता था तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमला कौन होता था? दोस्तों, जमींदार का वह कर्मचारी अधिकारी जो गांव में टैक्स वसूलने के लिए जाया करता था वो अमला कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में जोतदार जमींदारों से अधिक शक्तिशाली क्यों थे? क्योंकि जमींदार तो शहरों में रहते थे जबकि जोतदार गांव में रहते थे और गरीब किसानों पर उनका सीधा नियंत्रण हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांचवी रिपोर्ट किस विषय पर आधारित थी? 1813 में ब्रिटिश संसद में जो पेश की गई थी यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके कामकाज के तरीकों पर आधारित थी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुकानन के अनुसार कुदाल और हल किसके प्रतीक थे? कुदाल पहाड़ियों का प्रतीक थी जबकि हल जो है वो संथालों का प्रतीक था। नेक्स्ट है कि राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया लोग मुख्य रूप से क्या खाते थे? तो वे जंगल से प्राप्त महुआ के फूल, रेशम के कोए, राल और झूम खेती से पैदा होने वाली फसलें खाते थे। नेक्स्ट है, दीकू शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों, संथाल लोग साहूकारों और उन सभी बाहरी लोगों को दीकू कहते थे जो उनका शोषण करते थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? तो क्योंकि साहूकार बहुत अधिक ब्याज वसूल रहे थे और अंग्रेज भारी टैक्स लगाकर उनकी जमीन छीन रहे थे, इसलिए 1855-56 में विद्रोह किया था। दामिन ए कोह का निर्माण क्यों किया गया था? दोस्तों, याद रखना राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में संथालों को बसाने और उन्हें अस्थायी रूप से खेती करने के लिए जमीन देने के लिए इसका जो है वो दामिनी को किया गया था। तो दोस्तों, ये चैप्टर है और नेक्स्ट बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। 10वां, 11वां और 12वां 3 चैप्टर बचे। पूरी कोशिश रहेगी आज ही हम उन तीनों चैप्टर को 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हाइप करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।